राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के भारतीय दल की मेजबानी की। दल में पैरा एथलीटों के साथ कोच भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने पूरे दल के साथ स्पष्ट और अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने खेलों में उनके रिकॉर्ड तोड़ने वाले ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धि से देश में पूरे खेल समुदाय का मनोबल काफी ऊंचा होगा और नए खिलाड़ी खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित महसूस करेंगे। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से दिल की अदम्य भावना और इच्छा शक्ति की प्रशंसा की और कहा कि पैरा एथलीटों ने अपने जीवन में जिन बाधाओं को पार किया है उसे देखते हुए यह प्रदर्शन बहुत ही प्रशंसनीय है। जो लोग पोडियम फिनिश हासिल नहीं कर सके उनका मनोबल भी प्रधानमंत्री ने बढ़ाया और कहा कि एक सच्चा खिलाड़ी हार या जीत से नहीं हारता और आगे बढ़ता है। इस अवसर पर पैरा एथलीटों ने उन्हें निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि उनके साथ एक ही टेबल पर बैठना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने अपने पूरे प्रयास में निरंतर मार्गदर्शन, प्रेरणा और समर्थन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया और कहा कि अन्य देशों के एथलीट आश्चर्यचकित थे जब उन्हें पता चला कि उनके भारतीय हमवतन को उनके प्रधानमंत्री से बधाई फोन आए। कई खिलाड़ियों ने अपने हस्ताक्षरित खेल उपकरण प्रधानमंत्री को भेंट किया जिससे उन्होंने अपने पदक जीते थे। सभी पदक विजेताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक स्टॉल का भी प्रधानमंत्री को भेंट दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन खेल उपकरणों की नीलामी की जाएगी जिसका एथलीटों ने स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से 9 सितंबर 2021 को राजस्थान के बाड़मेर के पास NH 925 पर सट्टा गंधव खंड पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। दोनों सुविधा का उद्घाटन करने के लिए मंत्रियों ने C-130J विमान से बाड़मेर की यात्रा की। उन्होंने ELF पर विमान संचालन भी देखा जिसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और IAF की देखरेख में मैसर्स GHV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिर्फ 19 महीने में किया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल किया गया है। यह लैंडिंग स्ट्रिप सभी प्रकार के वायुसेना विमानों की लैंडिंग की सुविधा प्रदान करने में सक्षम होगी। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद 19 महीने में आपातकालीन लैंडिंग फील्ड के निर्माण को पूरा करने के लिए वायुसेना, NHAI और निजी क्षेत्र की सराहना की। यह कई विभागों और मंत्रालयों के बीच समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण है। रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना के विमानों की 3 किलोमीटर की दूरी पर लैंडिंग को नए भारत की एक ऐतिहासिक नई ताकत के रूप में परिभाषित किया क्योंकि यह स्वतंत्रता के 75वें वर्ष और 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50वें वर्ष के साथ मेल खाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 19 अन्य स्थानों पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यह राजमार्ग रनवे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमाओं की रक्षा में देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। आपको बता दें कि NHAI ने भारतीय वायुसेना के लिए 3 किलोमीटर के खंड को ELF के रूप में विकसित किया है। यह भारतमाला परियोजना के तहत गगरिया, बखासर और सट्टा गंधव खंड के नव विकसित 2 लेन पेव्ड शोल्डर का हिस्सा है जिसकी कुल लंबाई 196.97 किलोमीटर है और इसकी लागत 765.52 करोड़ रुपए है। इसका काम जुलाई 2019 में शुरू हुआ और जनवरी 2021 में पूरा हुआ। यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाड़मेर और जालौर जिले के गांवों के बीच संपर्क में सुधार करेगी। पश्चिमी सीमा क्षेत्र में स्थित खिंचाव भारतीय सेना की सतर्कता को सुगम बनाएगा और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। सामान्य समय के दौरान सड़क यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए ELF का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना के तहत सशस्त्र बलों की आवश्यकता के अनुसार आपातकालीन लैंडिंग पट्टी के अलावा कुंदनपुरा, सिंघानिया और बखासर गांवों में 3 हेलीपैड का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर राजस्थान से जुड़े जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष
डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आपात लैंडिंग सुविधा के उद्घाटन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद थे। आज का दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आज हमारे रोड कम एयर स्ट्रिप इसका उद्घाटन उन्होंने खुद हवाई जहाज में आकर यहां किया है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि एक बार चर्चा करते समय प्रधानमंत्री जी के यहां प्रेजेंटेशन करते समय इस प्रकार का सुझाव उनके सामने रखा था। तब हमारे विभाग ने भी कहा था कि हमारा मैंडेट नहीं है, पर इसमें आउट ऑफ बॉक्स जब कोई भी बात होती है तो नियमों के लिए उसके लिए थोड़ी तो तकलीफ होती है। पर मुझे खुशी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का यह निर्माण किया है। ये जो सत्ता गांधो स्ट्रेच है NH 825A, ये भारतमाला परियोजना के तहत करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने जो आयरन स्लैग है, स्टील स्लैग, इसका यूज करके उन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है और जिसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मान्यता दी है। और हमारे देश में ये स्लैग, ये वेस्ट मटेरियल है। तो हम लगातार इनोवेशन और रिसर्च के द्वारा नए नए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as a knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future for the country। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये काम हो रहा है। वैसे गागरिया से बकासर तक तथा सत्ता से गांधो तक 1135 करोड़ रुपए की लागत से ये 197 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग और ये एयर स्ट्रिप तैयार की गई है और इस स्ट्रिप का उपयोग भारतीय वायुसेना को आपातकालीन लैंडिंग के लिए निश्चित रूप से होगा। देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको एक इस ऐतिहासिक क्षण के लिए बधाई देना चाहता हूं और इस ऐतिहासिक जो अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, विशेष रूप से यदि मुझे बधाई देनी होगी तो मैं श्री नितिन जी गडकरी को अपनी तरफ से इसके लिए विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूं। यह अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर हम लोगों को C-130 के द्वारा उतरने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसमें बैठकर ही हम लोगों ने उसकी सुखद अनुभूति की है। और किस प्रकार से स्मूथ लैंडिंग हुई है, और स्मूथ लैंडिंग के पहले भी बराबर चीफ एयर मार्शल भदौरिया जी हमको बतलाते रहे कि साहब बहुत बढ़िया वहां पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग या फील्ड बनी है, बहुत ही शानदार बनी है और मैंने देखा बहुत ही स्मूथली उसकी लैंडिंग हुई है। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है। मैं पूरी NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स, इनको भी अपनी तरफ से विशेष रूप से बधाई देता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज देश आजादी का यह अमृत महोत्सव मना रहा है, साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं,
यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षीदार है और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज अपनी प्रेस वार्ता में देश भर की कोविड स्थिति के संदर्भ में जनता को जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार देश में दूसरी लहर अभी चल रही है और केरल अभी भी महामारी में सबसे बड़ा भागीदार है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए सावधानी अनिवार्य है। हम अभी भी दूसरी सर्ज के बीच में हैं। वी आर स्टिल विटनेसिंग द सेकेंड सर्ज। सेकेंड सर्ज इज नॉट ओवर. So this is one theme that we must keep in mind, and our public health response to COVID must be guided by the fact that although the cases are declining, but the second surge in the country is not over. जब हम कहते हैं कि देश में केस डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये 3 नक्शे हैं जो दिखाते हैं कि 30 जून के सप्ताह में देश में 108 जिले ऐसे थे जो प्रतिदिन 100 से ज़्यादा केसेस दर्ज करते थे। 31 जुलाई में ये घटकर 108 से घटकर 58 जिले रह गए जो प्रतिदिन 100 से ज़्यादा केस रिपोर्ट करते हैं, और अब 9 सितंबर को देश में केवल 38 जिले ऐसे हैं जो 100 से ज़्यादा केस प्रतिदिन रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है कोविड-19 के हॉट स्पॉट्स का, यानी ऐसी जगहों का जहां बड़ी संख्या में प्रतिदिन केस रिपोर्ट होते हैं, उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। अगर हम डेली एक्टिव केसेस देखें तो ये नंबर 4 लाख से 3,50,000 के बीच में अभी चल रहा है। आज की तारीख में ये 3,93,000 केसेस हैं। ये एक समय में घटकर कुछ दिन पहले 3,53,000 हो गए थे, फिर बढ़े और उसके बाद फिर घट रहे हैं। क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट जो है वो 97% से अधिक है, यानी कुल 97% लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से ठीक हो गए हैं, रिकवर कर गए हैं। देश में एक ही राज्य ऐसा है जहां 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। केरल में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 2,40,000 से कुछ अधिक है, यानी देश के कुल एक्टिव केसेस का 61% एक राज्य में है। महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, 51,400 के लगभग, जो कि देश के कुल एक्टिव केसेस का 13% है। 3 राज्य ऐसे हैं जहां की 10,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम
एक्टिव केसेस हैं। ये हैं कर्नाटका 17,000 एक्टिव केसेस, तमिलनाडु 16,000 और आंध्र प्रदेश 14,000 एक्टिव केसेस। वीकली पॉजिटिविटी जो है इसमें लगातार गिरावट जारी है और 10वां ये कॉन्जिक्यूटिव सप्ताह है जबकि वीकली पॉजिटिविटी 3% से नीचे देश में रही है। The weekly positivity has been less than 3% now for the 10th consecutive week across the country. And this is when the average testing per day still is 17 lakhs to 20 lakhs. So that is the range. So while the tests are not coming down, the weekly positivity seems to have declined and then stabilized at below 3%. ये वो ज़िले हैं जहाँ की अधिक पॉजिटिविटी है। 35 ज़िले ऐसे हैं जहाँ 10% से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं। इसमें कुछ ज़िले, इनफैक्ट 2 ज़िले हैं जो हिमाचल में हैं, अधिकांश ज़िले केरल के हैं और कुछ ज़िले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली में आने वाली सर्दियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक। इस अवसर पर मंत्री ने जानकारी दी कि किस तरह दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान के संदर्भ में वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों से चर्चा की है। मंत्री के अनुसार सुझावों के आधार पर 10 सूत्रीय बिंदु तैयार किए गए हैं जिस पर विंटर एक्शन प्लान केंद्रित रहेगा। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ जन सहयोग से सक्रिय अभियान चलाने के लिए सरकार ने विंटर एक्शन प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। आज हमने पहली बैठक पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों के साथ की है, जिसमें मुख्य तौर पर हम लोगों ने आज इस बात पे चर्चा की है कि विंटर एक्शन प्लान का फोकस बिंदु क्या क्या होना चाहिए, जिस पर सरकार प्रमुखता के साथ काम करेगी। हमने 10 सूत्री फोकस पॉइंट डिसाइड किए हैं जिसके आधार पर विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें पहला है पराली की जो समस्या है उसको केंद्र बिंदु बना करके, दूसरा जो व्हीकल पोल्यूशन होता है, गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है उसको केंद्रित करते हुए, तीसरा डस्ट पोल्यूशन विंटर एक्शन प्लान का फोकस बिंदु होगा, चौथा जो वेस्ट बर्निंग होती है जगह जगह, हर इलाकों में कूड़े जलाए जाते हैं जगह जगह जाड़ों के समय में, उससे जो गैसेज बनती है, तो वेस्ट बर्निंग हमारा चौथा फोकस पॉइंट होगा। पांचवा हॉट स्पॉट, दिल्ली के अंदर वो इलाके जो सबसे ज़्यादा जहाँ के लोगों को पोल्यूशन का शिकार होना पड़ता है, तो पांचवा जो हमारा फोकस पॉइंट होगा वो हॉट स्पॉट होंगे। छठा, दिल्ली के अंदर स्मॉग टावर बन के तैयार हो चुके हैं, तो वो हमारे स्टडी का एक मुख्य पॉइंट रहेगा। सातवां जो हमारा फोकस पॉइंट होगा कि जो नेबरिंग स्टेट हैं उनके साथ डायलॉग स्थापित करना, उनके साथ बातचीत स्थापित करना, जिससे कि एक जॉइंट वर्क हो पाए, क्योंकि दिल्ली की जो पोल्यूशन की समस्या है वो केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। जितने एक्सपर्ट्स के साथ हमने बात की है, हर सबका एक ही बात कहना है कि ये एयर सेट का मसला है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है राज्यों का, वो पोल्यूशन उसको नहीं मानता। जो एयर सेट है नॉर्थ इंडिया का, वो इसको इम्पैक्ट करता है। अगर गाजियाबाद के अंदर पर्यावरण के अंदर कोई भी
छेड़छाड़ होती है उसका इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर भी होता है, हरियाणा के अंदर कुछ होता है उसका भी इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर होता है, राजस्थान के सराउंडिंग में होता है उसका इम्पैक्ट भी दिल्ली के अंदर होता है, उत्तर प्रदेश की सराउंडिंग में होता है उसका इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर होता है। तो इसलिए हमने एक फोकस पॉइंट जो 7वां हमने बनाया है कि राज्यों के साथ संवाद, हम अधिकारियों की एक टीम बनाएंगे कि जो उनसे संवाद करके क्या जितना हम पुश कर सकते हैं उसको करेंगे। 8वां जो हमारा पॉइंट है वार रूम को और एडवांस बनाना। हमने पिछले साल वार रूम शुरू किया था जिससे कि हम दिल्ली की तमाम एजेंसियों को इंटीग्रेट कर पा रहे थे और त्वरित रूप से एक्शन कर पा रहे थे। हमारा जो 9वां पॉइंट है वो है ग्रीन ऐप को अपडेट करना। हमें जो हमने 1 साल काम किया ग्रीन ऐप पे, उसमें कई तरह के सुझाव आए हैं, तो उसको हम अपग्रेड करने के लिए हमने डिसाइड किया है कि जिससे और बेहतर तरीके से हम लोगों के साथ संवाद कर पाएँ और लोगों की शिकायतें आ पाएँ। और 10वां जो हमारा फोकस पॉइंट होगा वो केंद्र सरकार और जो केंद्रीय कमीशन बना है उसके साथ संपर्क करना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत सूरजमल विहार में एक पार्क के नामकरण कार्यक्रम में भाग लिया। यह पार्क अब अटल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह वाटिका फूलों, फलों व औषधीय पौधों से सुसज्जित है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने जनता को संबोधित भी किया। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही कि जब अटल वाटिका इतना स्वच्छ और हरा भरा ये वाटिका जिसका नाम अटल जी के नाम पर रखा गया है। आपको ध्यान होगा अटल जी जिस समय प्रधानमंत्री बने थे उस समय उन्होंने देश को विकास के रास्ते पर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अभी भी हम लोग अगर गांव से कस्बों से ताल्लुक रखते हैं तो हम जाते हैं तो वहां भी अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम पर जो काम गांव तक सड़क पहुंचाने का काम अटल जी ने शुरू किया था। पूरे देश में हाईवे बनाने का काम भी अटल जी ने शुरू किया था और विकास की रफ्तार को कई गुना आगे तक ले जाने 6 साल वो प्रधानमंत्री रहे और 6 वर्षों में उन्होंने पिछली कांग्रेस की जो 55-60 साल के राज था उससे ज्यादा काम किया है और आज उसी कामों को लेकर अटल जी के कामों को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आने वाली 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन है। हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आज जो अटल जी के नाम पर ये सुंदर वाटिका का नामकरण किया गया है। निगम बहुत सारे अच्छे काम करता है। ईस्ट कारपोरेशन में अब जो कूड़ा डिस्पोजल का काम है वो भी बहुत प्रगति पर है और दिल्ली नगर निगम के तीनों निगमों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संकल्प लिया है कि हम कोई भी कूड़ादान डस्टबिन नहीं रहने देंगे और डस्टबिन और ढलाव मुक्त करके कंपैक्टर लगाएंगे। ऐसा अभियान चल रहा है और ईस्ट निगम भी आने वाले 1 महीने के अंदर लगभग 32 कंपैक्टर, मोबाइल कंपैक्टर कूड़े के लगेंगे ताकि कूड़ा कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। इस काम में स्वच्छता के अभियान में निगम आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं निगम को बधाई देता हूं और आज इस सुंदर वाटिका का नाम अटल जी के नाम पर रखने के लिए गुंजन गुप्ता जी और निगम की पूरी टीम को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। धन्यवाद। उत्तरी दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने ब्लॉक 7 रमेश नगर क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल कच्ची मिट्टी से तैयार 500 गणेश की प्रतिमाएं और कपड़े से बने थैले नागरिकों को वितरित किए। इस अवसर पर स्थायी समिति के अध्यक्ष योगी राम जैन, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष व क्षेत्रीय पार्षद वीना वर्मानी, पार्षद सुनीता मिश्रा, सुनीता गाबा, पूर्व विधायक सुभाष देवा, आस्था वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन गुलशन वर्मानी व स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सोसाइटी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गणेश जी की प्रतिमाएं व थैले पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इस अवसर पर बोलते हुए महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल बनी गणेश जी की प्रतिमा व कपड़ों से बने थैले एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने सोसाइटी के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की और कहा कि हम सभी को पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का इस्तेमाल अपनी दिनचर्या में करना चाहिए। स्थायी समिति के अध्यक्ष योगी राम जैन ने कहा कि इस तरह के कार्य सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं।
प्लास्टिक की थैलियों को छोड़कर हमें कपड़े के थैलों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्लास्टिक खत्म हो और पर्यावरण बच सके। आस्था वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन गुलशन विरमानी ने इस अवसर पर बताया कि हमने पहले भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर नागरिकों को कपड़ों के थैले वितरित किए हैं ताकि नागरिक प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग छोड़ सकें। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि नवेश नगर में बर्तन बैंक की भी शुरुआत की गई ताकि प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित किया जा सके। आपको बता दें कि गणेश जी की इको फ्रेंडली प्रतिमा जो कि पर्यावरण के अनुकूल होती है, इसको पूजा अर्चना करने के बाद नागरिक बिना किसी रोक टोक के पानी में बहा सकते हैं और इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता। ये एक धार्मिक आयोजन है, ये समाज को उठाने के लिए और हमारी धर्म के प्रति श्रद्धा को प्रकट करने का है। तो मैं ये अपनी जो धार्मिक संस्था है आस्था वेलफेयर सोसाइटी, उसमें गुलशन विरमानी जी का और वीना विरमानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि धर्म को चेतनता के लिए और समाज के लिए ये हमेशा ही काम करते हैं। इसके अलावा दिल्ली में और भी कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन, देखो समाज सेवी हर जगह हैं और समाज सेवी अपने हिसाब से धार्मिक संस्थाएं भी काम करती रहती हैं। तो उन्हीं धार्मिक संस्थाओं में से एक संस्था है, ये भी है। तो ऐसी दिल्ली में कई जगह इसके आयोजन होंगे। बैग्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं यहाँ पे, बैग कपड़े की थैली। हाँ, ये तो नो टू प्लास्टिक के अंदर है। तो बैग्स तो ये पहले भी करते रहे। तो एक संस्था का काम है कि एक हमने सामाजिक तौर पर कि प्लास्टिक के खिलाफ ये जो मुहिम है उसका ये एक हिस्सा है। आस्था वेलफेयर एसोसिएशन के सोसाइटी के हमारे फाउंडर कह लें या पूरे कर्ता धर्ता भाई गुलशन विरमानी जी, और खाली आस्था का नाम नहीं, न जाने कितनी आस्थाओं इनके साथ लगी हुई। बहुत सारे लोगों को जो इन्हीं के सारे न जाने कितने लोग तर गए हैं और जिनका जीवन भी सफल हुआ है और जिनके काम होने से जो एक आत्मा से आवाज़ निकलती है वो गुलशन विरमानी जी के लिए बिल्कुल चरितार्थ होती है। आज हम लोग यहाँ पे गणपति जी की कच्ची मूर्ति का, इको फ्रेंडली मूर्तियों का वितरण करेंगे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कि हम लोग चतुर्थी वाले दिन अपने घरों में गणपति की मूर्ति लाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और 10 दिन पूजा अर्चना के उपरांत उसको हम चतुर्दशी पे उसका विसर्जन करते हैं। यमुना में जाके उसमें विसर्जन कर दिया जाता है। इको फ्रेंडली मूर्ति मंगाएं, कच्ची मिट्टी की मूर्ति, और पब्लिक को एक अवेयरनेस के तहत हमने आज 501 मूर्तियां मंगाई हैं। लोगों को हमने बोला कि आप अपने घरों में इस मूर्त का स्थापना करो, 10 दिन के बाद अपने घर में बाल्टी टब कुछ भी लेकर आप उसके अंदर उसका विसर्जन करो, वो मिट्टी हो जाएगी। उसके बाद अपने गमलों में डालो, पार्क में डालो। इको फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल ये मूर्तियां हैं। पहल है और ये पर्यावरण के लिए ये बहुत अच्छी एक पहल की है वीना विरमानी जी, जो हमारे यहाँ रमेश नगर से निगम पार्षदा हैं। मिट्टी की प्रतिमाएं देकर इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि ये भी हमारी तरह, हम सब, हमारी टीम है एक, जो हम मिलकर पर्यावरण के लिए उसकी फेवर में हम ये काम कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर का आरंभ, 24 घंटे में 43,000 से भी ज्यादा मामले। केरल मुंबई बना बड़ा हब। चुनाव आयोग का ऐलान, राज्यसभा की 6 सीटों पर 4 अक्टूबर को होंगे चुनाव। पैरालंपिक खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन से पीएम मोदी खुश, खिलाड़ियों से की मुलाकात। शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रैंकिंग में 8 IIT, 2 NIT इंजीनियरिंग कॉलेज शीर्ष 10 सूची में। रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे गिरकर 73.82 पर आ गया। पूर्वी IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मुख्य कोच रवि शास्त्री की सहायता के लिए T20 विश्व कप में भारत के मेंटोर होंगे। दिल्ली सरकार ने नया कोविड-19 व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर लॉन्च किया, जो शहर में लोगों को वायरल बीमारी के बारे में विश्वसनीय जानकारी तक पहुंचने में करेगा मदद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की स्थिति पर रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रूशेव के साथ उपयोगी चर्चा की। बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना रनौत की अर्जी खारिज, जावेद अख्तर ने किया मानहानि का केस। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।